Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirant. Hope so all of you are fine and doing well. My name is ज़ीशान अली. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉन न्यूज़पेपर से एडिटोरियल का एनालिसिस प्लस वोकेबलरी वर्ड पब्लिश हुए 25 जून 2024 को. ये है जी आज का कार्टून जो डॉन न्यूज़पेपर के अंदर दिया गया है. पाकिस्तान के अंदर जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो कोलिशन गवर्नमेंट है, जिसके अंदर जो डिफरेंट पार्टीज़ हैं उन्होंने मिल के हुकूमत बनाई है. साउथ पंजाब के अंदर पॉलिटिकल पावर शेयरिंग की बेस पे पीपीपी और पीएमएलएन के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो रहे थे. उसको लेके जी जो दोनों पार्टीज़ के एमएनएज़ हैं और जो सरबराह हैं वो आपस में उन्होंने मीटिंग की है और जो पावर शेयरिंग का फार्मूला है उसमें बैलेंस लाने के लिए दोनों जो रहनुमा हैं वो एग्री हो गए हैं. सो ये आप देख सकते हैं जी. अभी जो पीपीपी के चेयरमैन हैं वो बिलावल भुट्टो हैं और पीएमएलएन के अब नवाज शरीफ हैं. तो पीएमएलएन और पीपीपी जो हैं वो एग्री हो गए हैं पावर शेयरिंग फार्मूला पे, ख़ास तौर पे साउथ पंजाब के अंदर. ये कार्टून इसको ज़ाहिर कर रहा है. हमारा जो पर्पस है वो इन एरियाज़ के अंदर तैयारी करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, नॉलेज के लिहाज से, लैंग्वेज के लिहाज से, माइंड सेट के लिहाज से. सबसे पहले जी हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, ओपिनियन पे एनालिसिस बाद में अपलोड हो जाएगा. पहला जी एडिटोरियल है आ न्यू ऑपरेशन. चाइना ने पाकिस्तान के अंदर जो सी पैक स्टार्ट किया उसके ऊपर सिक्योरिटी इश्यूज जो है वो बढ़ते जा रहे थे. चाइना के प्रेसिडेंट और उसके अलावा चाइना के जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना था कि पाकिस्तान ने जिस तरह ज़रबे अज़म जो है वो स्टार्ट किया था दहशत गर्दों से निमटने के लिए, अब दोबारा पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी की नई लहर आई है ना उसको निमटने के लिए भी पाकिस्तान को सही तरह से एक्शन करना होगा. इसको देखते हुए पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने अज़्म इस्तेहकाम एक नया ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है. मिलिट्री ऑपरेशन है. पीएम शरीफ और उसके अलावा जो कैबिनेट है उन्होंने जी इसकी मंजूरी दे दी है. सो इसको लेके जी हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम एक नया ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो रहा है. मिलिट्री जो एक्शन है, दहशत गर्दी जो है उससे निमटने के लिए इसकी वजह से क्या जो है वो कंसर्न पैदा होंगे, क्या ये स्ट्रेटजिकली कितना लाजमी है, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे. अपोजिशन पार्टी ख़ास तौर पे कहता है कि केपीके के अंदर ज़्यादा दहशत गर्दी के ख़तरात हैं, वहाँ पे ये जो ऑपरेशन है इसका ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा. कहता है केपीके के अंदर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो अपना सीरियस कंसर्न शो कर रही हैं ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को लेके. कहता है जिस तरह पास्ट के अंदर पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी को निमटने के लिए जो मिलिट्री की तरफ से ये ऑपरेशन जब हुए थे तो लोकल कम्युनिटीज़ भी बड़ी अफेक्ट हुई थी. वायलेंस की वजह से उनके दरमियान खौफ जो है बढ़ गया था और जिन एरियाज़ के अंदर मिलिट्री एक्शन हो रहे थे वो एरिया जो हैं इतने इफेक्ट हुए थे कि वहाँ के लोग जो हैं एरिया छोड़ के कहीं और चले गए. डिस्प्लेसमेंट का इशू पैदा हो गया. इसको लेकर राइटर कहता है कि ये जो अभी अज़्म इस्तेहकाम के नाम से जो ऑपरेशन हुआ है ये एक क्लियर डिटरेंट एक्शन है. डिटरेंट का मतलब एक ऐसी चीज़ जिससे दुश्मन के आँख में दुश्मन को खौफ दिलाया जाए कि आप हमारे सिक्योरिटी को थ्रेट ना करें. ठीक है, तो कहते हैं डिटरेंट एक्शन किया जाएगा ताकि जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं पाकिस्तान के अंदर उनको डराया जाए. और कहता है कि वो जहाँ पे ऑपरेशन होगा जो एरिया ज़्यादा थ्रेट पे हैं, ख़ास तौर पे वो एरियाज़ जो बलूचिस्तान के बॉर्डर के साथ लगते हैं, बलूचिस्तान के अंदर जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ लगते हैं और बलूचिस्तान में जहाँ पे सी पैक का प्रोजेक्ट है, गवादर जहाँ पे अटैक होते हैं वहाँ पे ये एक्शन ज़्यादा जो है वो आपको देखने को मिलेगा. कहता है कि जहाँ पे ये एक्शन होगा ना वहाँ पे जो कॉमन लोग हैं ना जो पाकिस्तानी हैं उनकी लाइव्स को अप एंडिंग का मतलब है उनको हमने शिकस्त नहीं देनी, उन लोगों को तंग नहीं करना जिस तरह पास्ट में होता आया है. ना ही हमने मास डिस्प्लेसमेंट करनी है, ना ही जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ की आवाम को हमने डराना है. बल्कि किसको डराना है जी? मिलिट्री जो कि मिलिटेंट जो कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट पैदा कर रहे हैं उनको हमने जो है ख़त्म करना है. तो राइटर कहता है कि जो अभी ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है उसमें क्लैरिफाई किया गया है कि जितने भी मोप अप का मतलब होता है हम उनको मिटा देंगे. ठीक है,
रेमिनेंट्स ऑफ मिलिटेंट ग्रुप। कहता है कि पास्ट के अंदर जो पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान के अंदर जी तरीके तालिबान है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रही है और कुछ ऐसे अनासुर हैं। कहते हैं ये जो रह गए हैं ना, इनको हमने ख़त्म करना है ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के ज़रिए, जो कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। कहता है कि एक लार्ज स्केल पे पिछले जो ऑपरेशन हुए उसमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिली। जिन एरियाज़ के अंदर ये ऑपरेशन होते थे वो जो लोग हैं वह उनको छोड़ के चले जाते थे। कहता है इसके अंदर ये क्लैरिफाई किया गया है कि हम सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, हमने फोकस किन पे करना है, रेमिनेंट्स ऑफ मिलिटेंट ग्रुप, जो लोग रह गए हैं यहाँ पे दहशतगर्द छुपे हुए हैं उनको ख़त्म करना है। जो लोकल अवाम है उनकी ज़िंदगियों को हमने बचाना है, उनको अफेक्ट नहीं होने देना। उसके अलावा कहता है कि अर्जेंट बेस पे जितने भी टेररिस्ट थ्रेट पैदा हो रहे हैं उनको हमने ख़त्म करने हैं, कहीं दोबारा वो स्ट्रॉन्ग हो के पाकिस्तान के अंदर पीस को डिस्ट्रॉय ना करें। कहता है पाकिस्तान के अंदर जो पहले ऑपरेशन हुए थे उससे दोबारा जो मिलिटेंट हैं, दहशतगर्द ने ग्रुप बनाना शुरू कर दिए थे, उनसे हमने लेसन सीखने हैं और इस ऑपरेशन को हमने कामयाब करवाना है। इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस। कहता है ये जो ऑपरेशन है ख़ास तौर पे जो ज़रबे इस्तेकाम किया जा रहा है, ये जी चाइनीज़ सिक्योरिटी का जो कंसर्न था पाकिस्तान के अंदर, चाइनीज़ जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एतमाद नहीं कर रहे थे और सी पैक के ऊपर जो बिलियन ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको इन्वेस्ट करने पे हेजिटेट शो कर रहे थे। कहता है कि चाइनीज़ के जो सिक्योरिटी के थ्रेट हैं उनको दूर करना है और पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए ये ऑपरेशन किया जा रहा है। सिक्योरिटी मेजरमेंट को बैलेंस किया जाएगा और जो सिविलियन लाइव्स है ना उनको कहता है कि हमने डिस्टर्ब नहीं करना, उनको हमने ख़राब नहीं करना। उसके अलावा कहता है जितने भी स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान के अंदर, जितने भी सरकारी लोग हैं उनको इंगेज करना होगा, चाहे वो सूबाई लेवल पे हो, फेडरल लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। गवर्नमेंट कमिटेड है कि वो जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको इन्वॉल्व करेगी और जितने भी स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर मैंने आपको बताया था ग्रुप ऑफ पीपल विच हैव कॉमन इंटरेस्ट, चाहे सियासत के अंदर या बिज़नेस के अंदर, उनको हमने इन्वॉल्व करना है ताकि पब्लिक सपोर्ट को गेन कर सकें और इस ऑपरेशन की जो राजदारी है, सक्रेसी है, उसको हम मेंटेन कर सकें। मिलिट्री स्ट्रेटजी एंड लॉसेस। हाई कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी हलाकतें हो रही हैं, तो कहता है कि हमें जी टेररिज्म से काउंटर करने के लिए काम करने होंगे, ख़ास तौर पे तरीके तालिबान जो है पाकिस्तान, जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर उनके डेरे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर पीस तबाह करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उनके हाथ जो लेटेस्ट असला है वो भी लग चुका है। तो इसके लिए कहता है कि पुलिस डिपार्टमेंट हो या काउंटर टेररिज्म यूनिट हो या जो अर्बन एरिया हैं, सब ने मिल के एंटी टेरर जो ये ऑपरेशन है इसको करना है और पाकिस्तान में सिक्योरिटी को जी हमने सेव रखना है। कहता है कि कंटिन्यूड जो प्रेशर डाला जा रहा है अफ़गान तालिबान के ऊपर कि वो भी हमारी मदद करें और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उससे बचने के लिए हमारा साथ दें। और इसके लिए कहता है कि हम जो नेबरिंग कंट्री है उनको भी इन्वॉल्व करेंगे ताकि तालिबानों की जो हुकूमत है अफ़गानिस्तान के अंदर उनको भी प्रेशराइज़ किया जा सके। उसके अलावा कि हमें फ़ौरन जो है फोकस करना होगा, जितने भी एक्सट्रीमिज़म ग्रुप हैं उनको हमें ख़त्म करना होगा मिलिट्री ऑपरेशन के तहत ताकि पाकिस्तान के अंदर पीस लाया जाए। और ये एक लॉन्ग टर्म चैलेंज है और हमें इसको स्ट्रेटजिकली अचीव करना होगा। जितने भी टेररिस्ट जो हमारा डिसमेंटल का मतलब है जो पीस को डिस्टर्ब करते हैं और हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ख़ास तौर पे सी पैक को जो ख़राब कर रहे हैं, हमें इनको जड़ों से उखाड़ के फेंकना होगा। और ये जो बैटल हम लड़ रहे हैं मिलिटेंसी के अगेंस्ट, एक्सट्रीमिज़म के अगेंस्ट, ये ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान जो है इसको हम स्टेबल कर सकें सिक्योरिटी के लिहाज से, पॉलिटिकल के लिहाज से और पीस के लिहाज से। सो जी ओवरऑल मैं आपको बता दूं तो ये समरी गिरी हुई है, इसके अंदर हमने जो मेन पॉइंट डिस्कस किए कि जितने भी कंसर्न पैदा हो रहे हैं सिक्योरिटी को लेके उनको हमने डिस्कस करना है, क्लैरिफिकेशन लेके आनी है। स्ट्रेटजिकली हमने ये जी जो ऑपरेशन है इसको हमने अप्लाई करना है, डिप्लोमेटिक वे के ज़रिए भी हमने जो तालिबान हैं उनके साथ डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स भी करनी है। और जो अज़्म इस्तेकाम है इसका मेन जो इसका जो पर्पस है वो पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी लेके आना है और अक्रॉस द बॉर्डर जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करना है। दूसरा हमारे पास जी एडिटोरियल है पावर
थेफ्ट होता है चोरी, बिजली को चोरी किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। जो बिजली चोरी है ये परसिस्टेंस अभी भी मौजूद है, और ये बिजली चोरी पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है। फेडरल मिनिस्टर अवैस लगारी साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि हर साल तकरीबन 600 बिलियन रुपीस की बिजली पाकिस्तान में चोरी होती है, और कहता है कि इसकी वजह से पूरी नेशन वाइड जो है उसके अंदर इसका जो लॉस होता है चोरी की वजह से पूरी नेशन इससे अफेक्ट होती है। कहता है कि जो हमारे पास बिजली जो पैदा होती है उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, ठीक है, और कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो हैं उनको लॉस होता है। ख़ास तौर पे कहता है जो नेस्ट कंज्यूमर हैं जो कि सही तरह बिजली का बिल पे करते हैं, फिर उनके ऊपर उन लोगों का बर्डन भी चला जाता है कि जो कि बिजली चोरी करने में इन्वॉल्व हैं। ये जी आपको नज़र आ रहे हैं अवैस लगारी साहब, पाकिस्तान के ये पावर मिनिस्टर हैं, एनर्जी मिनिस्टर हैं। कहता है पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 90 बिलियन रुपये जो है ना 2008 से लेकर 2013 तक बिजली की थेफ्ट की वजह से और जो डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से लॉस हुए हैं। जिस तरह जी एक फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान जो स्टेट ऑयल है ये जी सऊदी अरेबिया से तेल लेता है उधारा, ठीक है, फिर वो तेल जो है इस्तेमाल होता है इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन जो कंपनियां हैं वो बिजली बनाती हैं, उस बिजली को तकसीम करने के लिए फिर हमारे पास कहता है लेस्को है, गैपको है, उसके अलावा ये फेस्को है, फिर वापड़ा है, ये सारी कंपनियां हैं जो बिजली आगे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं कंज्यूमर तक, ठीक है। अब जी कहता है कि जी जब बिजली कंज्यूमर तक पहुंचती है ना, रास्ते में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो ख़राब हो चुका है, तारें जो हैं हमारी वो इतनी अच्छी नहीं है, जिससे क्या होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बिजली लॉस होती है। दूसरा जो चोरी लोग करते हैं वो कुंडा डालते हैं, बिजली चोरी कर लेते हैं, जिससे क्या है जी पाकिस्तान के ऊपर जो सर्कुलर डेप्थ है वो बढ़ता जा रहा है। और कहता है कि जिस तरह हमने ये जो है सऊदी अरेबिया से कर्ज़ा लिया, कर्ज़े उधारा तेल लिया, ठीक है, उस तेल को हमने इस्तेमाल करके बिजली बना ली। कहता है जब ये पैसे जो हैं वो बिजली चोरी हो जाएगी या डिस्ट्रीब्यूशन में लॉस हो जाएगी, फिर जो पैसा आना होता है ना वापस गवर्नमेंट को वो नहीं आ पाता। जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो हैं जो पैसा वो लेती हैं बिल की शक्ल में, उन्होंने आगे आईपीपी को भी देना होता है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल जिसने बाहर से ऑयल इंपोर्ट किया है मुल्कों से उनको कर्ज़ा देना है। कहता है ये कर्ज़ा उतर नहीं पाता, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ये जो सर्कुलर डेप्थ है ना ये बढ़ता जा रहा है। कहता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सबसे ज़्यादा मसला है 2022 और 23 में ना हमने खैबर पख्तूनख्वा को 439 जो बिलियन रुपीज़ है इतनी बिजली हमने उनको दी है, और कितनी हमें कलेक्शन हुई है 302 बिलियन रुपीज़ हमने कलेक्ट किए हैं। ये आपका खैबर पख्तूनख्वा नज़र आ रहा है, और 137 बिलियन रुपीज़ का हमें लॉस हुआ है। 75 बिलियन तो सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट जो है उनमें उन्होंने लॉस किया है। पाकिस्तान ख़ास तौर पे केपीके के अंदर बिजली चोरी ज़्यादा होती है, इसलिए जी आजकल आपने देखा होगा ज़्यादातर जो लोड शेडिंग है वो भी केपीके के अंदर ज़्यादा है। आपने मैंने एडिटोरियल भी डिस्कस किया था, वहाँ के लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। कहता है जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं ना जो बिजली को तकसीम करती हैं कंज्यूमर तक लेके जाती हैं, फिर उनको मजबूरन लोड शेडिंग करनी पड़ती है ख़ास तौर पे केपीके के एरिया के अंदर। और कहता है जो हाई लॉस एरिया हैं वहाँ पे लोड शेडिंग भी ज़्यादा है, और जहाँ पे लोग पैसा देते हैं बिल वहाँ पे लोड शेडिंग भी कम होती है, ठीक है। कहता है कि जो जितनी भी चोरी करते हैं लोग इससे, और उसके अलावा जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में बिजली लॉस होती है ना उससे कहता है कि पाकिस्तान के ऊपर जो डेप्थ है वो बढ़ता जा रहा है। हाई कॉस्ट जो है फिर वो कंज्यूमर को पे करनी पड़ेगी, इसलिए बिजली भी महंगी हो रही है, सर्कुलर डेप्थ भी इंक्रीज़ हो रहा है, और फ्यूचर जनरेशन के ऊपर ये बर्डन बढ़ता जा रहा है। और ये जो फैक्टर हैं ख़ास तौर पे थेफ्ट और जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं इनको हमें जी ठीक करना होगा। और कहता है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो कैपेसिटी पेमेंट, पुअर गवर्नेंस, ये सारे जो हैं ये ऐसे फैक्टर हैं जो कि बिजली के अंदर चोरी को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। करप्शन है, जब तक ये हालात ठीक नहीं होंगे बिजली जो है सस्ती भी नहीं होगी और बर्डन जो है वो गवर्नमेंट पे बढ़ता जाएगा। अथॉरिटीज़ जो हैं उनको एक्नॉलेज करना चाहिए, ख़ास तौर पे ये प्रॉब्लम की जो शिद्दत बढ़ती जा रही है और जो इकोनॉमिक रिपरकशंस गवर्नमेंट को भी आ रहे हैं और आम जो आदमी जो कंज्यूमर है उस पर भी आ रहे हैं। कहता है जो कैंपेन और जो हमने पहले की थी और FIA जैसी एजेंसीज़ को हमने इन्वॉल्व किया था बिजली चोरी पकड़ने के लिए, हमें उनका जो रिज़ल्ट इतना ख़ास तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी कहता है कि हमें इन जो सिक्योरिटी इदारे हैं इनसे भी हेल्प लेनी चाहिए।
चैलेंज इन इन्फोर्समेंट। कहता है कि ये जो सिग्निफिकेंस प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही, ख़ास तौर पे बिजली चोरी जो है इसको स्टॉप करने में कहता है कोई ख़ासा काम नहीं मिल रहा। और कहता है जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस जो कि फीडर को बिजली देती हैं और जो ग्रिड स्टेशंस हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमें स्ट्रॉन्ग करना है। और ख़ास तौर पे कहता है कि इसके लिए सोल्यूशन ये है कि जो भी बंदा चोरी करता है बिजली को उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और कहता है इस तरह से हम इस चोरी को अपने सिस्टम से एरेडिकेट कर सकते हैं। कहता है कि ये एसेंशियल हो गया है कि हमें स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। और कहता है जितनी भी बिजली चोरी है और जितना भी थेफ्ट और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं इनको कम करने के लिए हमें सस्टेनेबल बेसिस पे काम करना पड़ेंगे। और जितनी भी हमारे पास कहता है कि बिजली है उसको एक अफोर्डेबल रेट्स लाने के लिए हमें सर्कुलर डेप्थ कम करने के लिए हमें ये जो स्ट्रेटजी है ना इनको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। इसके लिए लॉन्ग टर्म गोल बनाए जाएं और कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजी लाई जाए ताकि जो प्यूनिटिव एक्शन है सज़ा दे के और लोगों को जी डरा के हम बिजली की जो चोरी है उसको कम कर सकते हैं। गवर्नमेंट का रोल इसमें क्रूशियल है ताकि ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और जितने भी पावर सेक्टर्स हैं उसको काउंटेबल किया जाए ताकि वो एक्शन करें और सही से काम करें और पाकिस्तान के अंदर जो बिजली चोरी का मसला है उसको हल किया जा सके। सो जी ओवरऑल इसके अंदर हमने क्या देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजली थेफ्ट है इसके मसले को हमने डिस्कस किया कि जो इश्यूज़ है ये फैलता जा रहा है। बिजली चोरी जो है पाकिस्तान के सूबे KPK के अंदर ज़्यादा होती है और हमें जी इसका जो इम्पेक्ट है वो सर्कुलर डेप्थ इंक्रीज़ होने की वजह से पड़ता है और जो आम कंज्यूमर है उसको पड़ता है जब बिजली की प्राइसेस ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। उसके अलावा जी तीसरा हमारे पास एडिटोरियल है फैटल एयर। कहते हैं हवा जो है गंदी होती जा रही है, आजकल लोग जो हैं वो पोल्यूशन से मरते हैं। ख़ास तौर पे कहता है जो बच्चे हैं ना 5 साल से कम उम्र के वो ज़्यादा कहता है कि एयर पोल्यूशन से उनकी डेथ हो रही हैं। तो इसको लेके हम डिस्कस करते हैं। फैटल का मतलब होता है महलक। जो हमारी एयर है उसमें पोल्यूशन बढ़ती जा रही है और ये एयर पोल्यूशन एक साइलेंट किलर बन गई है। ख़ास तौर पे बच्चों की जो मौत है वो बढ़ती जा रही है। नियरली 2000 चिल्ड्रन जो है पूरी दुनिया के अंदर एयर पोल्यूशन की वजह से उनकी डेथ हो रही है। 2021 के अंदर 8.1 मिलियन डेथ हुई पूरी दुनिया के अंदर जो कि एयर की पुअर क्वालिटी। उसके अलावा कहता है कि 12% जो टोटल डेथ हैं वो कहता है कि ख़ास तौर पे हमने जो अकाउंट की हैं उसमें जो प्योर रीज़न जो थी वो क्या थी, एयर पोल्यूशन थी। तो एयर पोल्यूशन की वजह से 2000 चाइल्ड जो हैं वो कहता है कि उनकी डेथ हो रही है एक दिन के अंदर। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा डेथ इंडिया में है, फिर नाइजीरिया में, फिर पाकिस्तान के अंदर और ये सारे कंट्रीज़ में आप देख सकते हैं। पहले नंबर पे जो आबादी के हिसाब से आपको पता है कि वो चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया है। इंडिया अब आगे निकल रहा है। तीसरे नंबर पे आबादी के हिसाब से बड़ा जो मुल्क है वो USA है, ठीक है। चौथा इंडोनेशिया, 5वें नंबर पे पाकिस्तान है। तो कहता है कि ये पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर एयर पोल्यूशन की वजह से अमवात का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे निपटने के लिए हमें एक्शन करना पड़ेंगे। कहता है 7 लाख जो चिल्ड्रन हैं अंडर 5 ईयर जिनकी एज होती है वो एयर पोल्यूशन से उनकी डेथ होती है। कहता है कि तकरीबन 5 लाख जो बच्चे हैं ना वो जो लोग घरों के अंदर बंद घरों के अंदर कुकिंग करते हैं कोयले से, लकड़ी से और गोबर की जो पाथियां हैं डंग उससे करते हैं ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो जाती है अगर आपकी सारी खिड़कियां और कमरे जो हैं वो बंद रहते हैं ख़ास तौर पे सर्दियों के अंदर। तो इससे जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनकी डेथ हो जाती है। कहता है सिमिलर प्रैक्टिस पाकिस्तान के अंदर जो पुअर लोग हैं और जो देहाती लोग हैं वहाँ पे ये जो डेथ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। सांस घुटने से बच्चे की डेथ हो जाती है। कहता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और एयर क्वालिटी का बेहतर करने के लिए काम करनी चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट को भी एक सख्त जो है वो पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि एयर को आप क्लीन कर सकें और नेशन वाइड इसको आप इम्प्लीमेंट करें। कहता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक एयर पोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान के लोगों की हेल्थ पे तबाहकुन असरात जो है वो डालती जा रही है। एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसके मुताबिक जो लाहौर है ना उसमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना वो एयर पोल्यूशन की वजह से
साल कम होती जा रही है। मतलब एक बंदा जिसकी उम्र पहले 80 साल होती थी, अब कहते हैं कि 7 साल कम हो के वो 73 ईयर या जिएगा, ठीक है। क्योंकि एयर पोल्यूशन की वजह से आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होती जा रही है, इतना ज़्यादा धुआं है, इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है। कहता है कि प्रॉपर वेंटिलेशन करने की ज़रूरत है और जितनी भी कुकिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको क्लीन करने की ज़रूरत है। और वो एरिया जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे मास्क तकसीम किए जाएं। वो घर जो कि गरीब हैं और वो लोग जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते डेली बेसिस पे, इसके लिए कहता है कि हमें पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट बनाने के ज़रिए लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर हमें कैंपेन चलानी पड़ेंगी और स्मोकिंग पे बैन लगाना पड़ेगा, ट्रैफिक को कंट्रोल करना पड़ेगा, ग्रीन और क्लीन कम्युनिटी जो है वो बनाने के लिए प्लांटेशन करनी पड़ेगी, ट्रीज़ जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसको करना पड़ेगा ताकि ये पोल्यूशन मज़ीद ना फैले। जी, इसमें हमने देखा कि अर्जेंट बेस पे अपनी एयर को क्लीन करने के लिए हमें पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है ताकि हेल्थ क्राइसिस जो पैदा हो रहा है एयर पोल्यूशन की वजह से उसको कम किया जा सके। और ये जो हम नाजुक मेजरमेंट लेते हैं, कॉस्मेटिक का मतलब वीक, ये इनएडिक्वेट हैं, हमें कंप्रीहेंसिव एक्शन लेना पड़ेंगे ताकि जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ को महफूज किया जा सके और फ्यूचर की जनरेशन जो है उसको भी महफूज किया जा सके। उसके बाद जी वोकैबुलरी वर्ड है, सबसे पहले है ईडियम ऑफ द डे, वीक एट द नीज़। इसका मतलब होता है घुटनों में कमज़ोरी, टू फील वेरी नर्वस, ठीक है। व्हेन शी सा द ह्यूज क्राउड शी फेल्ट वीक एट द नीज़ एंड स्ट्रगल टू स्पीक, ठीक है। नर्वस हो जाना, कांप उठना, ठीक है। जब आप पहली दफ़ा स्पीच करेंगे 500 बंदे को तो आप थोड़े से वीक एट द नीज़ फील हो सकता है आपको, ठीक है। गेट योर डक इन अ रो, ठीक है। इसका मतलब होता है अपने कामों को तरतीब देना, टू ऑर्गेनाइज और प्रिपेयर थिंग इन एन ऑर्डरली मैनर। बिफोर द प्रेजेंटेशन ही मेड श्योर टू गेट ऑल हिज डक इन अ रो टू इम्प्रेस द इन्वेस्टर। जब भी आप प्रेजेंट करेंगे तो आप क्या करेंगे, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, उसे कहते हैं गेट योर डक्स इन अ रो। उसके बाद है कम्प्लीमेंट, होता है तारीफ़ करना, ठीक है। आप कम्प्लीमेंट किसी को पास करते हैं तो नीचे कमेंट में पास कर दें। शी रिसीव्ड अ लवली कम्प्लीमेंट ऑन हर न्यू ड्रेस। और कम्प्लीमेंट होता है मुकम्मल करना, ठीक है, सप्लीमेंट कर देना, किसी को कंप्लीट करना। रेड वाइन इज़ परफेक्ट कम्प्लीमेंट टू अ स्टीक डिनर। तो हम तो रेड वाइन नहीं पीते। हर स्किल कम्प्लीमेंटेड हिज इन द प्रोजेक्ट टीम, ठीक है। उसके बाद है जी एक्साइट, होता है किसी को उकसाना, स्टिमुलेट करना। एंटोनम है जी किसी को सुकून में लाना, पैसिफाई कर देना। थ्रिलिंग न्यूज़ अबाउट द प्रमोशन एक्साइटेड द एंटायर टीम। इनसाइट का मतलब है उबारना, भड़का देना, इनकरेज करना, प्रोवोक करना। एंटोनम है डिस्करेज करना। द एजिटेटर वाज अरेस्टेड फॉर इंसाइटिंग द क्राउड टू वायलेंस, ठीक है। उसके बाद है एजिटेटर, होता है जिसने आग लगा दी हो क्राउड के अंदर। लुकेना, इसका मतलब होता है खाली जगह, गैप, डेफिशिएंसी। एंटोनम है इसका कंप्लीशन। ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम है ना, ये हमें सक्सेसफुल करना है ताकि जो पास मिलिट्री लुकोना है ना उसको हम क्या कर सकें, फुलफ़िल कर सकें। मर्टायर्ड होता है शहीद होना, ठीक है। एंटोनम इसका अलाइव, सर्वाइव कर जाना। उसके बाद है प्यूनिटिव, होता है जी आप किसी को सज़ा दें, ठीक है, ख़ास तौर पे अजाब किसी पे नाज़िल कर दें, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि इसका जो एंटोनम है माफ़ कर देना, लीनियट रहना, ठीक है। उसके बाद है जी लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को सेटल करना, ठीक है, और क्लियर कर देना। एंटोनम है कामुलेट करना, बिल्ड अप करना। उसके बाद हमारे पास है इन्फ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जी किसी चीज़ को, किसी पे किसी चीज़ को इम्पोज कर देना, ठीक है। एंटोनम है जी एलिवेट करना, रिलीफ दे देना। कॉस्मेटिक होता है जी जो सुपरफिशियल हो, मतलब ऊपर ऊपर से हो, कोई डीप लेवल की चीज़ ना हो। एंटोनम है इसका सब्सटेंटिव, मीनिंगफुल। उसके बाद एपेक्स, होता है किसी चीज़ को उरूज देना, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट। एंटोनम इसका है बेस। री इनविगोरेट, होता है जी किसी चीज़ को नई तरह से ताज़ा करना, रीवाइटलाइज कर देना, रीफ्रेश करना। एंटोनम है वीकेंड। उसके बाद है वूपिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज। एंटोनम इसका है नेग्लिजिबल। इंसिडेंटल का मतलब होता है इत्फाकन, ठीक है। एंटोनम इसका है जी इंटेंशनल, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। लर्चिंग का मतलब होता है कि आप जो हैं वो चकरा जाएं, ठीक है, चकरा के गिर जाएं, ठीक है। स्टैगरिंग, एंटोनम इसका है स्टेडी, स्टेबल। इनएप्ट का मतलब होता है नाअहिल, इनकम्पिटेंट, इनएफिशिएंट।
एंटोनिम इसका कम्पिटेंट, स्किल्ड, तो आपने कम्पिटेंट बनना है। क्लेमिटी होता है जी आफत, कैटास्ट्रोफी, एंटोनिम इसका है ब्लेसिंग। पेरिलस होता है ख़तरनाक, डेंजरस, हैज़र्डस, एंटोनिम इसका है सेफ़, सिक्योर। तो ये हैं जी आज के एडिटोरियल और वोकैबलरी वर्ड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।